गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और राज्य। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। बहुत सारी नए नए वंश उभर कर सामने आए 7वीं शताब्दी के बाद। मैप 1 शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरीज। मैप 1 दिखाता है कुछ रूलिंग डायनेस्टीज़ को जिन्होंने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स पर रूल किया 7th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के बीच में। तो इस चैप्टर में हम 7th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड पढ़ेंगे। लोकेट द गुज्जरा प्रतिहारा। मैप फर्स्ट में गुज्जर प्रतिहारा को लोकेट कीजिए। तो गुज्जर प्रतिहारा यहाँ पर है। राष्ट्रकूटाज कर्नाटका में है। पालाज यहाँ पर थे। चोलाज ये भी साउथ इंडिया में थे, तमिलनाडु में। चहमानाज ये थे दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली को उस टाइम इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टीज। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स। 7वीं शताब्दी तक यहाँ पर बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे और वॉरियर चीफ्स और कुछ मुखिया जो योद्धा होते थे इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है इसके डिफरेंट रीजन्स में एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंताज। अब जो यहाँ पर राजा हुआ करते थे वो उनको अपने कंट्रोल में रखते थे। जो ये बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे वो राजाओं के कंट्रोल में हुआ करते थे और सामंताज, और इन्हें सामंताज के नाम से जाना जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। इनसे ये उम्मीद की जाती थी कि अपने राजाओं के लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड दैम विद मिलिट्री सपोर्ट। और दरबार में ये प्रेजेंट रहेंगे और जब मिलिट्री सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो वो ये भी प्रोवाइड कराएंगे। एज सामंताज गेन पावर एंड वेल्थ। और जैसे ही इन सामंताज को पावर और वेल्थ मिल जाया करती थी, वेल्थ होता है धन दौलत, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंता। तो ये अपने आप को महासामंत डिक्लेयर कर दिया करते थे या महामंडलेश्वर एंड सो ऑन। समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। और कभी कभी तो ये अपने आप को किंग के कंट्रोल से भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करा लिया करते थे। देखो क्या हुआ करता था, जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट था यहाँ के डिफरेंट रीजन में कुछ जमींदार हुआ करते थे जिन्हें सामंताज के नाम से जाना जाता था। ये सामंताज राजा के कंट्रोल में ही काम करते थे और जब इन सामंताज के पास पावर आ जाया करती थी या धन दौलत हो जाया करता था तो ये अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर के नाम से अपने उपाधि ले लिया करते थे और फिर अपने आप को राजा के कंट्रोल से भी मुक्त करा लिया करते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। दक्षिण में एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है राष्ट्रकूटाज का। हमने मैप में देखा था राष्ट्रकूटाज कर्नाटका के आसपास थे। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटका। शुरुआत में ये चालुक्य जो कर्नाटका के राजा थे उनके कंट्रोल में काम करते थे। इन द मिड 8th सेंचुरी दंतीदुर्ग ए राष्ट्रकूटा चीफ। 8th सेंचुरी के आसपास जो दंतीदुर्ग थे राष्ट्रकूटा का मुखिया था। उसने अपने आप को चालुक्य के कंट्रोल से अपने आप को मुक्त कराया और फिर उसके बाद एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का मतलब होता है गोल्डन वोम्ब, सुनहरा गर्भ। when this ritual was performed with the help of brahmans। ये उस टाइम जो ये अनुष्ठान था ब्राह्मण्स की हेल्प से कराया जाता था। It was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a क्षत्रिय even if he was not one by birth। देखो उस टाइम क्या हुआ करता था, जाति के हिसाब से लोग काम करते थे। जो ब्राह्मण्स होते थे वो सिर्फ पूजा पाठ करा सकते थे या फिर टीचर हो सकते थे और जो राजा होते थे वो सिर्फ क्षत्रिय ही होते थे। तो जो राष्ट्रकूटाज थे ये पहले सामंत हुआ करते थे तो उनको राजा बनने के लिए इन्होंने क्या कराया, इन्होंने अनुष्ठान कराया हिरण्यगर्भा ताकि वो राजा की तरह काम कर सके। इन अदर केसेस मैन वॉज एंटरप्राइजिंग फैमिली यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स। दूसरे केसेस में हम देखते हैं जो दूसरे आदमी होते थे जो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे वो अपनी मिलिट्री स्किल का यूज़ करते थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए
फॉर इंस्टेंस द कादम्बा मयूर शर्मन एंड गुज्जर प्रतिहारा हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स। जैसे कि कदम्बा मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहारा हरिचंद्र वो ब्राह्मण्स थे। उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ दिया और हथियार उठा लिए और कर्नाटका और राजस्थान में अपने किंगडम को स्टैब्लिश किया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब जो राज्य बनाया करते थे, राज्य बसाते थे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, वहाँ पे कामकाज ये लोग कैसे किया करते थे। मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडोप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज त्रिभुवन चक्रवर्ती। जो राजा बनते थे ये अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजते थे, जैसे कि महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। However, in spite of such claims, they often shared power with their सामंताज। हालांकि इन सब के बावजूद ये अपनी पावर को शेयर करते थे सामंताज के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ और ब्राह्मण्स के साथ। In each of these states, resources were obtained from the producer, that is peasants, cattle keepers, artisans। इन राज्यों में जो रिसोर्सेज थे वो प्राप्त करते थे किसानों से, जो गाय भैंस पालते हैं उनसे, और आर्टिसंस जो कारीगर वगैरह होते हैं उनसे जो वो कमाते थे उनका कुछ भाग उनसे लिया जाता था लगान के रूप में, और जो व्यापारी होते थे उनसे भी लगान वसूला जाया करता था। उस टाइम पर 400 के आसपास टैक्स हुआ करते थे। जैसे कि एक टैक्स था वेटी। वेटी का मतलब होता था कि यहाँ पर जो टैक्स होगा वो कैश के रूप में नहीं लिया जाएगा, उनसे ज़बरदस्ती काम कराते थे, फोर्स्ड लेबर। तो ये भी एक तरीके का टैक्स था जो वेटी के नाम से जाना जाता था। अगर लोगों को अपने घरों पर छत डालनी होती थी तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। पाम ट्री पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी यूज़ करते थे उसके लिए भी टैक्स था, और अगर आपको अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। These resources were used to finance the king's establishment। अब जो ये रिसोर्सेज उन्हें मिलता था जनता से, इसको राजा यूज़ करता था अपने फाइनेंस के लिए, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट्स, और अपने किलों और मंदिरों के निर्माण के लिए। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स। ये जो रिसोर्सेज थे वो यूज़ हुआ करते थे युद्ध लड़ने के लिए भी। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़। जो लगान वसूला करते थे, जो लोग लगान वसूलते थे, उस पर अधिकतर जो प्रभावशाली फैमिली के लोग हुआ करते थे वही इस पर नियुक्त हुआ करते थे। और जो ये पोजीशन हुआ करती थी ये वंशानुगत हुआ करती थी। जैसे जो आज लगान वसूल कर रहा है उसके बाद उसका बेटा लगान वसूलेगा, फिर उसका बेटा, ऐसे वहाँ पर हुआ करता था। और ऐसे ही आर्मी में भी हुआ करता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। और बहुत सारे केसेस में तो राजा का जो कोई निकट संबंधी होता था वही इन पोजीशन पर काम करता था। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज और भूमि का अनुदान। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति क्या है, उसके अंदर कुछ डिटेल्स लिखी गई है जो सही हो भी सकती है और नहीं भी, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट देमसेल्फ। लेकिन ये हमें बताती है कि जो उस टाइम राजा हुआ करते थे वे अपने आप को कैसे दिखाना चाहते थे, एज वेलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वो अपने आप को बहादुर और ताकतवर योद्धा ही दिखाना चाहते थे। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स। ये लिखी जाती थी पढ़े लिखे ब्राह्मण्स के द्वारा, हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया करते थे। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। राजा उसके बदले में ब्राह्मण्स को भूमि अनुदान किया करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। फिर उनको कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। जिन्हें वो लैंड दी जाती थी उनका नाम इस कॉपर प्लेट्स पर होता था। तो जो ये कॉपर प्लेट्स है, यहाँ पर जो ये लिखावट है, ये लिखा गया है ब्राह्मण्स के नाम, और जो उन्हें भूमि दी जाती थी उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा जाता था। अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोयम। इसके उलट 12वीं शताब्दी में एक लंबी संस्कृत की पोयम मिलती है, कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर, जिसमें राजाओं की हिस्ट्री है जिन्होंने कश्मीर पर रूल किया। इट वॉज कम्पोज बाई एन ऑथर नेम्ड कलहन। कलहन ने ये लिखी है। ही यूज्ड अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। अब उसने अपनी इस पोयम में बहुत सारे राजाओं की हिस्ट्री लिखी है, तो उसने हिस्ट्री को लिखने के लिए इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया है। इंस्क्रिप्शन होता है जो पत्थरों पर
या फिर किसी मेटल की प्लेट पर लिखा हुआ कुछ भी मिल जाए, उसने उनका यूज़ किया था। डॉक्यूमेंट्स पढ़कर उसने उस हिस्ट्री को लिखा है, लोगों से पूछ पूछ कर उनकी हिस्ट्री के बारे में उसने लिखा है। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, जो प्रशस्ति के राइटर हुआ करते थे वो तो सिर्फ राजा की तारीफ ही लिखते थे, क्योंकि उनको तो भूमि अनुदान में मिलती थी उसके बदले में। लेकिन कल्हण ने वहाँ पर राजाओं, अपनी जो उसने पोएम लिखी है उसमें राजाओं को क्रिटिसाइज भी किया है, उनकी आलोचना भी की है उनकी पॉलिसीज़ को लेकर। वारफेयर फॉर वेल्थ, धन दौलत के लिए युद्ध। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. आपने नोटिस किया होगा जो ये रूलिंग डायनेस्टीज़ हुआ करती थी ये किसी स्पेसिफिक रीजन में ही हुआ करती थी। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज़, तो इसीलिए वो लोग जो राजा थे वो दूसरे एरियाज़ पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। ऐसी एक सिटी थी कन्नौज जो गंगा घाटी के आसपास थी। 4 सेंचुरीज, सदियों तक रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टीज फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। जो 3 डायनेस्टीज थी, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाल डायनेस्टी, इन डायनेस्टीज़ के राजा वो लड़ते रहे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इस संघर्ष में 3 पार्टीज शामिल थी तो इसलिए इस संघर्ष को ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना गया। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। एज वी विल सी, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। जैसे हम देखते हैं राजा अपने पावर और रिसोर्सेज को शो ऑफ करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लार्ज टेम्पल्स बनवाया करते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। तो इसीलिए जब वो किसी दूसरे राज्य पर अटैक करते थे तो उनका पहला निशाना मंदिर ही हुआ करते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। जो सबसे फेमस रूलर था जिसने मंदिरों पर अटैक किया था वो था सुल्तान महमूद, जो गजनी से था। गजनी अफ़गानिस्तान में है। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। उसने 997 से लेकर 1030 तक रूल किया और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे पार्ट पर कंट्रोल किया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट को हर साल यहाँ पर वो आक्रमण किया करता था। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स। जो उसका टारगेट होता था वो बहुत वेल्दी टेम्पल्स हुआ करते थे, जैसे कि सोमनाथ का मंदिर जो है वो गुजरात में है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। जो वो यहाँ से धन दौलत लूट के ले गया था महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर से, उसने गजनी में उससे एक बहुत ही भव्य राजधानी बसाई। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कंक्यूर्ड। जो सुल्तान महमूद था वो इंटरेस्टेड था जिन लोगों को उसने जीता है उनके बारे में जानने के लिए। एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल ब्रूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसलिए उसने यहाँ पर अल ब्रूनी को छोड़ दिया था इस सब कॉन्टिनेंट में यहाँ के लोगों के बारे में लिखने के लिए। द अरेबिक वर्क नोन एज किताबुल हिंद। जो उसने यहाँ पर किताब लिखी थी उसका नाम है किताबुल हिंद। वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए। उसने संस्कृत स्कॉलर्स की भी हेल्प ली थी उस बुक को लिखने के लिए। अदर किंग्स ऑल्सो इंगेज इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चहमान। और दूसरे राजा भी थे जो युद्ध में शामिल हुआ करते थे, जैसे कि चहमान्स को बाद में चौहान्स के नाम से जाना गया, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास रूल किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। उन्होंने कोशिश की अपने राज्य को वेस्ट और ईस्ट में बढ़ाने की। वेयर दे वर अपोज्ड बाय चालुक्य ऑफ गुजरात एंड गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जहाँ पर उसको गुजरात में चालुक्यों ने रोका और उत्तर प्रदेश में गढ़वालाओं ने। द बेस्ट नोन चहमान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चहमान राजा था वो था पृथ्वीराज चौहान, जिसने अफगान के राजा सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया 1191 में, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। लेकिन 1192 में वो उससे फिर हार भी गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोजर लुक द चोला। जो चोला टाइम पीरियड था उसके बारे में पढ़ेंगे। चोला जो थे ये साउथ इंडिया में इन्होंने रूल किया, तमिलनाडु में।
तो मैप में पहले देखो, जो चोलाज है ये तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी के आसपास बसे हुए हैं, ठीक है। फ्रॉम उरैयर टू तंजावुर, हाउ डिड द चोला राइज टू पावर, चोलाज इतने पावरफुल कैसे हुए। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुट्रायर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, सबसे पहले यहाँ पर एक मुट्रायर फैमिली हुआ करती थी जो यहाँ पर मुखिया होती थी कावेरी डेल्टा के आसपास। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम, कांचीपुरम के जो राजा थे पल्लवा किंग, वो उनके कंट्रोल में काम करते थे। विजयालया हु बिलोंग टू द एंशाइंट चीफली फैमिली ऑफ द चोला फ्रॉम उरैयूर, उरैयूर से जो चोला फैमिली से बिलोंग करता था उसका नाम था विजयालया, उसने कैप्चर किया, मतलब उसने आक्रमण किया मुट्रायर की फैमिली के ऊपर और 9वीं सेंचुरी में उसने वहाँ पर अपना चोलास किंगडम इस्टेब्लिश किया। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एंड ए टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भशूदनी देयर, उसने फिर वहाँ पर तंजावुर शहर बसाया और एक मंदिर का निर्माण किया देवी निशुम्भशूदनी का। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालया conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and the power, जो उसके उत्तराधिकारी थे, विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपने आस पड़ोस के राज्यों को भी वहाँ पर भी उन्होंने जीत हासिल की और अपने राज्य और अपने पावर को बढ़ाया। जो पांड्यन और पल्लवा टेरिटरीज थी उन्होंने उस पर भी आक्रमण किया और उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। राजा फर्स्ट कंसिडरिंग द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, राजा फर्स्ट है, उसको चोला रूलर्स का सबसे पावरफुल राजा माना जाता था, जो राजा बना था 985 में और उसने बहुत सारे एरियाज़ में अपने राज्य को एक्सपेंड किया, मतलब बढ़ाया। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, राजा सन राजेंद्र फर्स्ट continued his policies and even raided the गंगा वैली, श्रीलंका। जो राजा का बेटा राजेंद्र फर्स्ट था उसने अपनी पॉलिसीज़ को जारी रखा और गंगा वैली के आसपास पर भी आक्रमण किया, जैसे श्रीलंका। एंड डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपेडिशन, और उसने श्रीलंका पर आक्रमण करने के लिए उसने एक जल सेना का भी निर्माण किया था। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, ब्रॉन्ज का मतलब ब्रॉन्ज एक मेटल है, उससे वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाई राजा एंड राजेंद्र, जो बड़े बड़े मंदिर थंजावुर में बनवाए गए थे और गंगईकोंडा चोलापुरम में ये राजा और राजेंद्र के द्वारा बनवाए गए, ये बहुत ही बेहतरीन थे। चोला टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड दैम, जो चोला मंदिर थे उसके आसपास बहुत सारी बस्तियाँ बस गई थी। दिस वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट के काम हुआ करते थे। टेम्पल वर ऑल्सो इंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, जो टेम्पल्स थे उसके आसपास राजाओं के द्वारा दूसरों को भूमि अनुदान कर दी जाती थी। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वर इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव नियर इट, प्राइस्ड गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर एट्सेट्रा। जो मंदिर के आसपास भूमि अनुदान की जाती थी, वहाँ से जो भी प्रोड्यूस होता था वो सब यूज़ कर लिया जाता था वहाँ पर मंदिर में के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा, जैसे कि पुजारी जो माला बनाया करते थे, जो वहाँ पर खाना बनाते थे, झाड़ू लगाते थे, डांसर्स या म्यूजिशियन हुआ करते थे। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो मंदिर थे वो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं थे, वहाँ पर वो एक सेंटर था इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। चोलास टाइम पीरियड की सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो है वहाँ की ब्रॉन्ज स्कल्पचर। वो वहाँ पर जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर थे वो भगवान के या फिर देवताओं के भी, भगवान के या फिर भक्तों के भी बनाया करते थे। इसके बाद है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई। जो चोलास टाइम पीरियड अपने टाइम पे इतना फला फूला, उसमें योगदान कृषि का भी था। कृषि जो चोलास थे वो कावेरी नदी के आसपास बसे हुए थे। मैप 2 में देखिए, जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी जो समुद्र है यहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बहुत सारी ब्रांचेज़ में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे ब्रांचेज़ में, ये देखिए। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो लोगों को सिंचाई अपने खेतों फसलों को सिंचाई के लिए आसानी रहती है। जब ये नदियाँ भरकर चलती है तो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। ये उपजाऊ मिट्टी अच्छी होती है फसल के लिए।
खासकर चावल की खेती के लिए। तो इसी तरह यहाँ के जो लोग थे वो समृद्ध थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, जो यहाँ पर किसान हुआ करते थे उनको उर नाम से जाना जाता था, UR उर। और जो गाँवों के जो समूह थे उनको नाडु के नाम से जाना जाता था। और जो ब्राह्मण थे उन्हें भूमि दान कर दी जाती थी, जैसे कि ब्रह्मदे, जो भूमि उन्हें दान की जाती थी उसे बोलते थे ब्रह्मदे। और इसीलिए कावेरी नदी के आसपास बहुत सारे जो ब्राह्मण थे वो वहाँ पर सेटल हो गए थे। जो एसोसिएशन था ट्रेडर्स का, जो व्यापारी थे, जो उनके समूह को बोलते थे नागराम्स। और वो टाउन में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया करते थे। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद हम देखेंगे चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी। जो चाइना था उस पर जब टैंग डायनेस्टी थी उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इन चाइना एन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश अंडर द टैंग डायनेस्टी। चाइना में एक एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ जो कि टैंग डायनेस्टी के अंडर था। ये टाइम पीरियड था 7th to 10th सेंचुरी, मतलब 300 सालों तक वहाँ पर टैंग डायनेस्टी का ही रूल रहा। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा होता था। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही। जो नौकरशाही में जो लोग हुआ करते थे उनको एग्ज़ाम देना पड़ता था। एग्ज़ाम कोई भी दे सकता था जिनकी इच्छा होती थी। तो इस तरीके से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था। तो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू।